आरबीसी 12th बायोलॉजी के अध्याय 35 में आज हम पढ़ेंगे मेंडल के नियमों का विचलन। और मेंडल के नियमों के दो विचलन मिलते हैं, अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं अपूर्ण प्रभाविता। मेंडल के नियम में हमने पढ़ा था कि जो युग्म विकल्पी जीन है उसमें जब प्रभावी और अप्रभावी जीन अपनी विषम युग्मजीय अवस्था में आते हैं तो केवल प्रभावी जीन के लक्षण ही प्रकट होते हैं, जैसा कि अपन ने मेंडल के एकल संकर संकरण और द्विसंकर संकरण में देखा। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है कि जब युग्म विकल्पी जीन अपनी विषम युग्मजीय अवस्था में आता है, मतलब प्रभावी और अप्रभावी जीन दोनों एक साथ आते हैं, तो दोनों मिलकर मध्यवर्ती लक्षण उत्पन्न करते हैं। मतलब प्रभावी और अप्रभावी जीन अपनी विषम युग्मजीय अवस्था में आने पर बीज का लक्षण देते हैं, जैसे मिराबिलस जलापा, जिसे गुलाबास या 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, एंटी राइनम जिसे स्नैपड्रैगन प्लांट भी कहते हैं, और लाइथेरियम सैटाइवम मीठा मटर। इन तीनों में जो पुष्पों का रंग है वो होता है लाल और सफेद, यानी समयुग्मजी लाल और समयुग्मजी सफेद में अगर संकरण कराएं तो F1PD में जब ये दोनों जीन अपनी विषम युग्मजीय अवस्था में आएंगे तो पुष्प का रंग गुलाबी हो जाता है। तो ये गुलाबी रंग लाल और सफेद रंग का मध्यवर्ती लक्षण होता है। इसका मतलब अपूर्ण प्रभाविता में मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होता है। तो अपूर्ण प्रभाविता को अगर हम चेकर बोर्ड द्वारा समझें तो हमने समयुग्मजी लाल RR और समयुग्मजी सफेद स्मॉल r पुष्प में संकरण कराया, तो इसमें युग्मक में कैपिटल R जीन होगा और इसके युग्मक में स्मॉल r। जब निषेचन होगा तो जब कैपिटल R स्मॉल r जीन अपनी विषम युग्मजीय अवस्था में आएंगे तो पुष्प का रंग विषम युग्मजी गुलाबी हो जाएगा, यानी दोनों का मध्यवर्ती लक्षण आ गया। ये F1PD हुई। अब F2PD प्राप्त करने के लिए जब विषम युग्मजी गुलाबी पुष्प में स्वपरागण कराएंगे तो अगर हम F2PD देखें तो अगर ये दोनों RR जीन आ जाएंगे तो पुष्प हो जाएगा समयुग्मजी लाल, लेकिन कैपिटल R और स्मॉल r जीन आते ही वापस पुष्प का रंग विषम युग्मजी गुलाबी हो जाएगा। और अगर इन दोनों युग्मकों का निषेचन हो जाए तो स्मॉल r के कारण पुष्प का रंग श्वेत हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम इसका लक्षण पूर्व अनुपात देखें तो ये हमें 1:2:1 प्राप्त होगा। और जीन पूर्व अनुपात देखें, यानी जीनों के मध्य अनुपात निकालें तो भी 1:2:1 ही प्राप्त होता है। इसका मतलब अपूर्ण प्रभाविता में जब जीन अपनी विषम युग्मजीय अवस्था में आएगा तो मध्यवर्ती लक्षण प्रकट करेगा। अब दूसरी विचलन है सप्रभाविता। इसमें क्या होता है कि जब युग्म विकल्पी जीन अपनी विषम युग्मजीय अवस्था में आता है तो प्रभावी और अप्रभावी दोनों जीन अपने अपने लक्षण प्रकट करते हैं। जैसे हम मवेशी यानी पशुओं में अगर त्वचा का रंग देखें तो अगर हम पशु की त्वचा का रंग जैसे ले लें अपन समयुग्मजी लाल यानी RR और समयुग्मजी श्वेत यानी स्मॉल r। इसमें जो युग्मक होगा उसमें कैपिटल R जीन होगा और सफेद रंग की त्वचा वाले मवेशियों की युग्मक में स्मॉल r जीन होगा। निषेचन जब ये जीन अपनी विषम युग्मजीय अवस्था में आएंगे तो यहाँ पर पशु विषम युग्मजी रयोन। इसका मतलब इस पशु में कहीं पर कैपिटल R जीन प्रभावी होगा, वहां पर लाल बाल हो जाएंगे या लाल त्वचा होगी, और कहीं पर स्मॉल r जीन प्रभावी होगा तो वहां पर श्वेत त्वचा, यानी उस पशु में लाल और सफेद त्वचा की धब्बे चकते जगह जगह बने होंगे। अब अगर हम, ये तो F1PD थी, F2PD प्राप्त करने के लिए विषम युग्मजीय रेयन का संकरण वापस विषम युग्मजीय रेयन से करवाएं तो अगर हम F2PD देखें तो जब भी RR जीन आएगा तो पशु की त्वचा का रंग लाल होगा, कैपिटल R और स्मॉल r जीन आएगा, इन दोनों युग्मकों का निषेचन हो जाए तो वापस पशु की त्वचा रेयन होगी, लेकिन इन दोनों युग्मकों का निषेचन हो जाए तो पशु की त्वचा समयुग्मजी श्वेत होगी। यानी यहाँ भी लक्षण पूर्व अनुपात और जीन पूर्व अनुपात 1:2:1 प्राप्त होंगे। तो ये दो मेंडल के नियमों का विचलन था, जिसमें प्रभावी और अप्रभावी जीन अपनी विषम युग्मजीय अवस्था में आने पर या तो मध्यवर्ती लक्षण प्रकट करते हैं या दोनों ही जीन अपने अपने लक्षण प्रकट करते हैं। अब इस अध्याय में कुछ अन्य टॉपिक पढ़ेंगे अपन, जैसे घातक जीन। ये क्या है कि कुछ ऐसे जीन होते हैं जो अपनी समयुग्मजीय अवस्था में आने पर जीव की मृत्यु का कारण बनते हैं। ऐसे जीनों को घातक जीन कहते हैं। जैसे हम चूहे की त्वचा का रंग लेते हैं
तो चूहे की पीली त्वचा के लिए कैपिटल वाई जीन उत्तरदायी होता है और भूरी त्वचा के लिए स्मॉल वाई। तो अगर ये कैपिटल वाई जीन अपनी समयुग्मजीय अवस्था में आ जाए, यानी समयुग्मजीय पीली त्वचा वाला चूहा होगा, ये मृत पैदा होगा, मरा हुआ पैदा होगा, क्योंकि ये अपनी समयुग्मजीय अवस्था में घातक जीन की भांति कार्य करता है। लेकिन अगर विषम युग्मजीय अवस्था में होगा कैपिटल वाई व स्मॉल वाई, तो ऐसे में त्वचा पीली होगी लेकिन ये चूहा जीवित रहता है। और अगर दोनों जीन स्मॉल वाई आ जाए तो त्वचा का रंग भूरा होगा और चूहा जीवित रहता है। यानी जो कैपिटल वाई जीन है ये अपनी समयुग्मजीय अवस्था में घातक जीन की भांति व्यवहार करता है। अगला पढ़ते हैं बहुविकल्पी एलील। अभी हमने युग्म विकल्पी पढ़ा था जिसमें एक ही विपर्यासी लक्षण का नियंत्रण एक जोड़ी जीन करते हैं। तो इसमें क्या होगा बहुविकल्पी में, इसमें एक ही लक्षण का नियंत्रण दो से अधिक एलील द्वारा किया जाता है। यानी एक ही लक्षण है और उसके जो विपर्यासी रूप है उसका नियंत्रण दो से अधिक एलील द्वारा किया जाए तो ये घटना बहुविकल्पी एलील कहलाती है। इसका उदाहरण है मानव का रक्त समूह, जिसमें 3 प्रकार के एलील मिलते हैं, कैपिटल IA, कैपिटल IB और IO या स्मॉल आई। कैपिटल IA जीन है ये प्रभावी होता है और इसके कारण रक्त समूह A होता है। कैपिटल IB जीन भी प्रभावी होता है और इसके कारण मनुष्य में रक्त समूह B बनता है। कैपिटल IA जीन के कारण रक्त समूह A बनता है। इसी प्रकार अगर IO जीन या स्मॉल I जीन आ जाए तो ऐसे में ये जीन अप्रभावी होता है और रक्त समूह O का नियंत्रण करता है। तो अगर किसी मनुष्य में दोनों IA जीन है तो उसका रक्त समूह समयुग्मजीय A होगा, और एक जीन IA है दूसरा IO है तो रक्त समूह विषम युग्मजीय A होगा। अब दोनों जीन IB हो तो रक्त समूह B होगा, और अगर दोनों जीन में एक IB और एक IO हो तो विषम युग्मजीय B होगा, और दोनों जीन IO हो जाए तो रक्त समूह समयुग्मजीय A होगा। लेकिन अगर IA और IB जीन एक साथ आ जाए तो रक्त समूह AB होगा। तो ये एक तरह से सप्रभाविता का उदाहरण भी है। कौन? रक्त समूह AB, जिसमें जब दोनों जीन एक साथ आते हैं तो अपना अपना लक्षण प्रकट करते हैं। अगली घटना है बहुप्रभाविता। ये क्या था? बहुविकल्पी एलील था, और अब क्या है? बहुप्रभाविता। इसमें क्या होता है कि एक ही जीन जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों का नियंत्रण करे तो ये घटना बहुप्रभाविता कहलाती है। एक ही जीन है लेकिन लक्षण कितने नियंत्रित कर रहा है? 2 या 2 से अधिक। जैसे ड्रोसोफिला में जो W जीन होता है ये आंखों के श्वेत रंग का नियंत्रण भी करता है। पंखों की आकृति, इसके कारण पंख अवशेषी मात्र रह जाते हैं, और साथ साथ में उदर की आकृति का नियंत्रण करता है, इसके कारण उदर कुंडलित हो जाता है। इसी प्रकार जो HbS जीन है, हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन है, ये सिकल सेल एनीमिया रोग का नियंत्रण करता है, और इसके कारण RBC हंसियाकार हो जाती है, और साथ ही साथ में ये त्वचा के पीलेपन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये घटना थी बहुप्रभाविता, और इसके ऊपर अपने पढ़ा था बहुविकल्पी एलील। अगला टॉपिक है बहुजीनी या मात्रात्मक वंशागति। इसमें क्या होता है? जब एक ही लक्षण की वंशागति का नियंत्रण एक जीन करता है तो उसे कहते हैं एकल जीनी वंशागति, और जब एक ही लक्षण की वंशागति का नियंत्रण 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रकार के जीन, ध्यान रखना युग्म विकल्पी नहीं होने चाहिए, यानी अयुग्म विकल्पी जीनों द्वारा होता है तो उसे बहुजीनी वंशागति कहते हैं। जैसे मानव में त्वचा का रंग, गेहूं के दानों का रंग है, या दानों और फलों की आकृति है, इनका भार है, पत्तियों की आकृति है, ऊंचाई है, ये सब बहुजीनी वंशागति का उदाहरण है। और बहुजीनी वंशागति है इसमें व्यापक भिन्नता पाई जाती है। मतलब जैसे अपन देखते हैं गेहूं के दाने कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं, यानी उस लक्षण में व्यापक भिन्नता मिलती है। और लक्षण की प्रबलता है ये जीनों के कुल प्रभाव और संचयी योगदान पर निर्भर करती है। जैसे उदाहरण द्वारा देखें अगर अपन, तो अगर हम लाल रंग है इसका नियंत्रण मान लो ये R1 और R2 जीन कर रहे हैं, यानी अगर ये चारों R जीन होंगे तो त्वचा लाल होगी। और सफेद कब होगी? जब चारों स्मॉल R जीन होते हैं। तो अगर इनमें हम संकरण कराएं तो F1 पीढ़ी में देखें अपन R1 और स्मॉल R1, कैपिटल R2 और स्मॉल R2 आ गए, यानी 2 ही लाल रंग वाले जीन और 2 ही सफेद रंग वाले जीन आए, तो त्वचा गुलाबी हो गई। अब अगर हम F2 पीढ़ी में देखें
तो यहाँ देखिए व्यापक भिन्नता मिलती है। अगर चारों कैपिटल आर जीन है तो त्वचा लाल हो गई, 3 आर जीन है तो त्वचा गहरी गुलाबी हो गई, और 2 कैपिटल आर और 2 स्मॉल आर जीन है तो त्वचा गुलाबी हो जाएगी। इसी प्रकार अगर यहाँ देखें अपन 1 कैपिटल आर जीन है और 3 स्मॉल आर जीन है तो त्वचा हल्की गुलाबी हो जाएगी। और अगर अपन यहाँ देखें चारों स्मॉल आर जीन है तो त्वचा सफेद रंग की हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ अगर अपन देखें तो हमें कुछ लाल, कुछ गहरे गुलाबी, कुछ हल्की गुलाबी और एक सफेद रंग के जीव प्राप्त होते हैं, जिनका अनुपात 1:4:6:4:1 प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुजीनी वंशागति है, इसमें व्यापक भिन्नता पाई जाती है। अंतिम टॉपिक इस पार्ट का, मानव में लिंग निर्धारण। पहले ध्यान रखना, कुछ ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो कायिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं, उन्हें अलिंग या कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं। तो कुछ ऐसे गुणसूत्र भी होते हैं जो लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं, उन्हें लिंग गुणसूत्र या एलोसोम कहते हैं। और मानव में लिंग निर्धारण है, ये लिंग गुणसूत्र या एलोसोम पर निर्भर करता है। जैसे चेकर बोर्ड द्वारा देखें अपन, ये जो 44 है ये तो कायिक गुणसूत्र है जो कायिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं, और ये एक्स और वाई लिंग गुणसूत्र है। एक्स वाई होने पर नर हो जाएगा। और अगर अपन बात करें 44, ये तो हो गए अपने अलिंग गुणसूत्र, और 44 फिर अपन अगर बात करें एक्स एक्स तो ये हो गया, दोनों एक्स होने पर वो मादा यानी माता होगी। तो अगर हम पिता के शुक्राणु देखें तो इसमें 22 एक्स और 22 वाई शुक्राणु बनेंगे, यानी कुछ शुक्राणु में एक्स और कुछ शुक्राणु में वाई लिंग गुणसूत्र होगा। जबकि माता के अंडाणु देखें तो सभी अंडाणु में 22 एक्स गुणसूत्र ही होता है, यानी माँ के अंडे में केवल एक्स गुणसूत्र ही होता है, जबकि पिता के आधे शुक्राणु में एक्स और आधे शुक्राणु वाई होता है। तो अगर पिता का एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु है वो माता के एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु से मिल जाए तो 44 एक्स एक्स के कारण पुत्री होगी। और अगर पिता का 22 वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु है वो माँ के 22 एक्स अंडाणु निषेचन करे तो 44 एक्स वाई के कारण पुत्र होगा। इसका मतलब मानव में लिंग निर्धारण है, ये लिंग गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये था अध्याय 35। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।